अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ाद हुसैन और आप सबको आज के इस स्पेशल शो में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज के इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, जहां रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट करेक्शन जो है ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें वहां देखी जा रही है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी खबरें हैं कि 3 से 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो हैं वो 2022 में जो है वो फेडरल रिजर्व की जानिब से जो किए जा सकते हैं। साथ साथ महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे। फाइनली हम पाकिस्तान की मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राय उमर। जी राय साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने शो में। थैंक यू जनाब। जी राय साहब, क्या रीजंस क्या है मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर बहुत सेलिंग नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जो नेस्डेक है, नेस्डेक की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो 16,212 का हाई मारने के बाद जो लास्ट क्लोजिंग रही कल के सेशन की वो 14,340 की थी, तो तकरीबन 11.5% से करेक्ट हो चुका है नेस्डेक। क्या रीजंस है आपकी नज़र में कि जिसकी वजह से ख़ास तौर पे नेस्डेक के अंदर जो सेलिंग है वो ज़्यादा है? जी बेसिकली जो यूएस मार्केट्स हैं वो पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म कर चुकी हैं पिछले एक साल में, या बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को भी। तो उसमें मेन रोल जो है वो बिग टेक कंपनीज कर रहा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कर रहा है। ये राइज तो आपको पता है कोरोना वायरस के उसके बाद हुआ है, कि जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी में चेंज आनी थी, अडॉप्शन आनी थी, कि लोग घर से काम करें और क्या कहते हैं उसके अलावा पढ़ें भी घर से। तो वो जो पूरा एक सिनेरियो है जो 10 साल में होना था ग्रोथ का, वो कोरोना वायरस की वजह से 1 या 1.5 साल में नजर आ गया है। और उसके बाद अब टेक्नोलॉजी भी मूव हो रही है, जिसमें वेब 3 आ रहा है, मेटावर्स है और भी चीजें हैं। तो जिसको लेके बहुत हाई ग्रोथ जो कंपनीज थी उनको और दूसरी बात ये हुई कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो नीचे ले आए थे सेंट्रल बैंक्स। तो बेसिकली ये बहुत आइडियल एनवायरनमेंट थी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिनके डिमांड बहुत ज्यादा थी प्रोडक्ट्स की भी अभी, और उसके अलावा वैल्यूएशन के अंदर कोई मसला नहीं था, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते तो हाई ग्रोथ जो कंपनीज होती हैं उनको ऊपर ले जाया जाता है या उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ मनी नीचे आ गई है। और दूसरा ये कि ग्रोथ का एक प्रीमियम है, क्योंकि दुनिया भर में स्लो ग्रोथ है, तो जो जो कंपनीज डबल डिजिट ग्रो कर रही है, ट्रिपल डिजिट ग्रो कर रही है, तो उनको मार्केट जो है प्रीमियम देने को तैयार है। तो इसलिए क्या कहते हैं वो मार्केट बढ़ गई है। लेकिन अब वो पूरा जो सिनेरियो 2 साल का बना है, जिसमें स्टिमुलस फेडरल रिजर्व बैंक ने और यूएस गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो अब मतलब उसको ड्रॉ कर रहे हैं या टेपर कर रहे हैं, जैसे फेडरल बैंक में टेपरिंग बोलते हैं, कि जो पैसा मार्केट को हर महीने जा रहा था उसमें से अब उसमें कमी करेंगे जाने में। और दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। और उससे भी आगे ये बातें हो रही है कि तकरीबन जो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट है अराउंड 8 ट्रिलियन की, उसको $750 बिलियन से हर साल कम करेंगे। तो जो एक लिक्विडिटी पुश या इंजेक्शन जो फेडरल रिजर्व ने दिया है वहां, वो कम होने की बातें, प्लस 4 इंटरेस्ट रेट हाइक की या 3 इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें जो पहले 2024 में सोची जा रही थी। तो मेन इशू जो है वो इन्फ्लेशन है। वो जो कि दो वजह से, एक तो मनी प्रिंटिंग पिछले 2 साल में अक्रॉस द बोर्ड सारे सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर करी है, खासतौर पे यूएस मार्केट ने, जहां उन्होंने अपना 25% मनी सप्लाई बढ़ा दिया। मैं और राय साहब दूसरे मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा। अभी आपने बात की फेडरल रिजर्व्स के हवाले से कि 3 से 4 रेट हाइक्स जो है वो हो सकते हैं 2022 में। तो लगता है कि मार्केट जो है इनकॉर्पोरेट कर रही है इन रेट हाइक्स को। बिल्कुल कर रही है, लेकिन इससे पहले भी पिछले साल में जिसमें एस&पी ने या नेस्डैक ने डबल डिजिट परफॉर्मेंस दी है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑन दी सरफेस ऑन दी इंडेक्स ये नजर आ रहा था कि मार्केट बहुत ऊपर है या करेक्ट नहीं कर रही, जबकि एक्चुअली हो ये रहा है कि एस&पी 500 की भी अगर आप सारे स्टॉक्स 500 उठा लें तो उसमें 494 कंपनी जो हैं वो 2008 से लेके अब तक 2021 तक सिर्फ 200 से 300% बढ़ी हैं। और जो 6 कंपनियां जो कि सब जानते हैं या सब यूज करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और क्या कहते हैं आपके अमेजोन, जो यूएस में ज्यादा यूज होता है। सारी बातें पाकिस्तान में तो अभी उस तरह नहीं पेनिट्रेशन हुई या शुरू नहीं हुआ। तो वहां क्या कहते हैं वो जो है वो 1300% बढ़ गए। तो एक तरह की ये कि मार्केट हैवी वेट्स जो है वो मार्केट को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे। उसमें कई कंपनियां 37% ऐसी कंपनियां जो 50% से ज्यादा करेक्ट कर गई हैं, 20 ऐसी कंपनियां जो 50% से ऊपर करेक्ट कर गई हैं। तो ऑलरेडी ये था जान से पहले जब ये इन्फ्लेशन के नंबर नहीं आए। और इन्फ्लेशन क्यों क्या है, अच्छा फेडरल रिजर्व को ये पता है कि अभी तो चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनको
कि इन्फ्लेशन पे अभी काबू नहीं पाया और इनको ये डर है कि मार्केट क्रैश कर जाएगी मैं या डिप कर जाएगी बैडली, क्या कहते हैं बिटवीन लेट्स सपोज अभी 10% करेक्ट हो चुकी नैस्डैक, बाकी मार्केट्स 5 to 7% हुई है, लेकिन ये मजीद 20 से 33% हो सकती हैं 1 साल या 1.5 साल के अंदर। तो उनको ये है कि अगर ये नहीं अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आगे जाके इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, जिसको कंट्रोल करने के लिए उनको फिर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने अच्छा, पड़ेंगे कि इन्फ्लेशन मार्केट जो है। इन्फ्लेशन की आपने बात की, यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा मैं कि जो रीसेंट जो नंबर्स आए हैं दिसंबर के, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो ख़ास तौर पे यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, तकरीबन 7% का इन्फ्लेशन यूएस में, जबकि यूरोप में 5% और यूके में 4.8% तक का इन्फ्लेशन। तो इनिशियली जो बज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही थी वो यही था कि जो इन्फ्लेशन है वो टेम्पररी होगा, देन उसके बाद तेज़ी से इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी। तो इस वक्त क्या व्यू क्या है वहाँ पे, जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या लगता है कि जो इन्फ्लेशन जो जिस तेज़ी से बढ़ी है वो आइंदा आने वाले महीनों में भी जो ट्रेंड है वो यही रहेगा, या टेम्पररी इजाफा देखा जा रहा है इन्फ्लेशन के अंदर? देखिए इसमें दो बातें हैं कि एक तो ये कि जो सप्लाई चेन के डेफिनेटली इश्यूज थे वो अभी भी हैं, लेकिन वो थोड़े से रिलैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है। दूसरा ये कि एक और जो बहुत बड़ी वजह है, जैसे सप्लाई चेन के अंदर उनकी यूज कार जो है उसकी 49% वैल्यू बढ़ गई है, या जो फ्यूल है वो भी 50% महंगा है पिछले साल के मुकाबले में। तो ऑयल उसकी एक मेन वजह है, फिर जो सप्लाई चेन इश्यूज है वो है, और उसके अलावा जनरली स्पीकिंग का वेज ग्रोथ भी वहां हो रही है। तो दो किस्म की लेबर क्लास, जो एक लोअर लेबर क्लास है जो होटल्स में काम करती थी या क्लीनिंग में थी, या इस तरह के जैसे कह लें कि ये कहते हैं हैंडी जॉब्स में थी, और उसके अलावा जो हाईटेक इंडस्ट्री में थी, उन दोनों में बहुत ज्यादा वेज ग्रोथ नजर आ रही है। तो इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिटरी होना तो मुश्किल है, बल्कि ये सारा जो यू टर्न दिसंबर से जो जोरम पॉल जो थे उसने आगे कहते आके बोला था कि उसको नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, तो ऑलरेडी एक व्यू तो आ चुका है उनकी तरफ से भी कि अब उनको लगता है कि उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ट्रांजिटरी नहीं है। जहां तक बात रहेगी रेट में, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन थोड़ी घट सकती है। अच्छा, बात ये कि अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है और गवर्नमेंट है वो सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें 2022 और 23 में भी उनकी इकोनॉमी अलबत्ता कम लेकिन फिर भी एक्सपैंड करेगी। तो अगर ये सॉफ्ट हो जाती है, साथ में मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरती, क्योंकि अमेरिकन मार्केट का एक खास बात यह है कि 65% अमेरिकन ओनर है स्टॉक मार्केट के, और उनकी बहुत बड़ा पोर्शन वेल्थ का अलावा प्रॉपर्टी के भी स्टॉक मार्केट में है। तो वो उनको देखना पड़ता है वेल्थ इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, कंजम्पशन को करने के लिए, क्योंकि अमेरिका की कंजम्पशन काफी हाई है, सेविंग्स भी बेहतर हो गई है। अब उनको ये कि 1-2 साल में जो सेविंग्स बिल्ड हो गई है वो अब ये जो टाइटनिंग साइकिल है इसमें होगा, तो उसमें जारी बात है वैल्यूएशन रिवाइज होती है, नीचे जा रही है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर सेलिंग आ रही है और वो शिफ्ट वैल्यू स्टॉक्स में जा रहा है, जैसे बैंक्स और क्या कहते हैं आपके इंडस्ट्रियल्स और आपके ऑयल कंपनीज में। तो ये शिफ्ट हो रहा है कि टेक्नोलॉजी और ग्रोथ से शिफ्ट हो रहा है वैल्यू में। और दूसरा मार्केट जो है वो कंज्यूमर स्टेपल या रिसेशन प्रूफ जो बिजनेसेस होते हैं उसमें जा रहा है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट 2018 में करा गया था रेट बढ़ाने का, उन्होंने कहा था हम 2-3 दफा बढ़ाएंगे, उन्होंने एक दफा बढ़ाया, मार्केट गिर गई, हर चीज थोड़ा स्लो डाउन हो गई तो वो रुक गए। तो यही वापस एक सिनेरियो उनको लगता है कि शायद प्ले हो जाए। तो अब मगर वेट एंड सी है, अभी 26 को मीटिंग है इनकी, तो उसके बाद ही क्लैरिटी थोड़ी और आएगी। लेकिन ये सेफ टू से कि मार्केट ने एक तरह के अगर आप चार्ट्स भी देखें टेक्निकली तो सब मार्केट्स डबल टॉप कर चुके हैं, और अब अपने 200 के मूविंग एवरेज पे, जैसे डॉ 30 और S&P 500 का जो एवरेज है वो तो नीचे है, लेकिन फिर भी वो सेल मतलब जो उसकी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज है उस पे है, उससे 23 से नीचे और 50 से ऊपर है। तो ये है सिचुएशन। अच्छा, फेडरल रिजर्व्स की अगर मैं राय साहब बात करूं यहाँ पे, तो जिस तरह आपने हिस्टोरिक एक बैकग्राउंड दिया, इस वक्त भी यही कंसर्न्स है काफ़ी हद तक के इन केस फेडरल रिजर्व्स अगर अपनी सपोर्ट खींचता है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से जो इंजेक्शन रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, तो आया कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा जो अब तक जो हमने एक रिकवरी देखी खास तौर पे कोविड-19 में? देखिए इसमें दो सोचें हैं कि इकोनॉमी उनको लगता है फिर भी हेल्प कर जाएगी, मतलब आम आदमी या स्ट्रीट पे जो इकोनॉमी वो है, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी है, जो मार्केट रिलेटेड है, वो शायद इतना सस्टेन ना कर पाए और हम एक डीप बेयर मार्केट
भी देख सकते हैं, विच इज 20% से ऊपर की करेक्शन ये बिल्कुल आ सकती है। इसकी टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिकेशन यही है कि बेसिकली ये इस साल या नेक्स्ट ईयर में से अगले 1-1.5 साल के अंदर ये हो सकती है बिल्कुल। तो ये हो, मगर ये है कि इकोनॉमी उनकी ऑन द स्ट्रीट लेवल पे जो आम आदमी है उसके लिए फिर भी बेहतर है। लेकिन ऑलरेडी जो बिल्डअप है, देखें दो चीजें हुई हैं। $1 ट्रिलियन इक्विटीज का यूएस में गया है, जो कि 20 साल में रिटेलर का कभी नहीं गया था। 20 साल की कंबाइंड एवरेज इतनी नहीं थी जितने आप पैसा गया है, $1 ट्रिलियन। उसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने अपना जो एक वो रिजर्व अपना रखते हैं, पैसे रखते हैं ट्रेजरी में, उसको खत्म करा। वो 400-500 अरब डॉलर जो है वो यूज हुआ इकोनॉमी में। उसके बाद फेडरल रिजर्व ने तकरीबन $2 से $3 ट्रिलियन की लिक्विडिटी दी। तो ये सारा कुछ जो है अब ये वापस होगा। ये 750 अरब फेडरल रिजर्व से, 400 अरब इनकी गवर्नमेंट से। तो उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन पे डेफिनेटली आएगा, प्रॉपर्टी मार्केट पे भी आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट वहां भी बढ़ गई है अक्रॉस द बोर्ड, जिस तरह गवर्नमेंट सारी दुनिया में बढ़ चुकी है। तो अब हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो डेफिनेटली बाइट करेगा। और बात सिर्फ ये, अब जो असल वहां बात हो रही है कि बढ़ना तो है। अब कोई कह रहे हैं कि 1.5% तक जाएंगे इंटरेस्ट रेट ऊपर, और कोई कह रहे हैं 2.5% तक जाएंगे। तो अब ये देखने की बॉन्ड कितना बॉन्ड ऊपर तक मार्केट क्या जाते हैं। बताती है इस हवाले से? रिसेंटली अभी हमने देखा कि जो 10 ईयर यील्ड्स हैं वो अपने 2 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हैं। तो बॉन्ड मार्केट क्या बताती है इंटरेस्ट रेट आउटलुक के हवाले से? देखिए, बॉन्ड मार्केट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट रेट के आउटलुक से दो चीजें हो रही हैं कि शॉर्ट टर्म यील्ड्स बढ़ रही हैं, और जो इनकी मीडियम टर्म यील्ड्स हैं वो फ्लैटन हो रही है। इसका मतलब वो ये बोले कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन है, ये लोग रेट बढ़ाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट ये होगा कि रिसेशन हो जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी। तो बॉन्ड मार्केट तो ये क्लियरली बता रही है, मगर मार्केट ये बता रही है, फेडरल रिजर्व का अपना डिसीजन है कि क्या होता है। ऑलरेडी काफी पब्लिश्ड है, काफी बार ये बता चुके हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स कि इनकी क्या सोच है। अब मार्केट ऑलरेडी इस चीज को समझ चुकी है, लेकिन वैल्यूएशन फिर भी एडजस्ट होंगी। जो चीजें वो कह रहे हैं कि स्टॉक रोटेशन हो रही है, कि ग्रोथ स्टॉक से निकल के वैल्यू स्टॉक में जा रहे हैं। लेकिन ये जो 99 का .com एक बबल था, फिर बस्ट हुआ, उस तरह के सिनेरियो इसलिए नहीं लगता कि .com बबल के अंदर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, जहां इंटरनेट के केबल्स लग रहे थे, चीजें बन रही थी, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। अब जो कंपनीज जो सबसे हाई कैप मार्केट कैप की हैं, वो ग्लोबली नोन है, उनके कंज्यूमर है, आगे भी उनकी डिमांड नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन जो है वो 50% ऑफ क्या कहते हैं सेल्स इन अमेरिका है, उसको करीब पहुंच गया है ऑनलाइन शॉपिंग। तो उसके तो इतना बड़ा जो मार्केट है, या $150 बिलियन की जो सेल है, वो अब बेसिकली लोग शर्ट भी अगर लेते हैं तो वो एक बार सोचते हैं कि अमेजोन से मंगवा लें, इवन ग्रोसरी भी। तो वो जो एक वो ये, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एक डिमांड बिल्ड हो चुकी है वो एकदम जाएगी नहीं। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये किस तरह मार्केट का रिएक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक को, और किस तरह रोटेशन होती है वैल्यू स्टॉक बाकी छोटी मिड कैप और स्मॉल कैप में, सबसे ज्यादा वहां करेक्शन आ रही है और हो रही है। तो यूं है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे हैं कंपेयर टू यूएस मार्केट्स। एक पाकिस्तान के लिए भी है, लेकिन हम तो इमर्जिंग से कहीं निकल गए। लेकिन एज ए फ्रंटियर मार्केट भी जो इमर्जिंग पे इम्पैक्ट आता है, फिर ऑनवर्ड अच्छा, आपको लगता है फ्रंटियर कि पे भी एक आता जो है। है स्विचिंग हो सकती है, मतलब डेवलप मार्केट से, जिस तरह आपने बिल्कुल सही जो है इसको पुट किया कि इमर्जिंग मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्काउंट पे है, तो फ्लोज देखे जा सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर? देखिए, इसमें दो सिचुएशन है कि अमेरिका में जब ग्रोथ रेट सॉरी मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन मार्क होगा, तो इन्वेस्टर डिवर्सिफाई करने के लिए अपने आप को क्या कहते हैं बाहर इन्वेस्ट करेंगे। उसमें डेफिनेटली पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा। उसका सबसे मेन जो एक क्राइटेरिया वो ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है, जो 101 टच कर गया था कोविड के टाइम पे, जो उसका पीक है, जो डबल टॉप ही एक तरह का, और फिर एक बॉटम बनाया उसने 89 पे, और अब इंडेक्स अराउंड मिड रेंज है, अराउंड 95-96। तो वो अगर यहीं रहता है और क्या कहते हैं मगर मार्केट के इतने रिटर्न्स नहीं होते, तो कुछ पैसा जो है वो चंक डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट में आएगा, और फिर ऑनवर्ड फ्रंटियर मार्केट में आएगा। तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर शो कर रही हो, तो पाकिस्तान के अंदर भी बिटवीन $100 to $300 मिलियन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो कि 4-5 साल की सेलिंग के बाद ये पहली बार होगा। और हम इमर्जिंग से जब निकल के फ्रंटियर में जा रहे हैं, और अगर हमारी वेटेज बढ़ जाए ये फेब और पोस्ट प्रॉब्ली मई के रिव्यू में,
तो हम डेफिनेटली वो फ्लो देख सकते हैं, मगर ये इसमें काफी इफ एंड बट्स है, बट डेफिनेटली कुछ फ्लो आएगा जरूर, और ये मई में आएगा। लेकिन नेक्स्ट ऑनवर्ड जो नेक्स्ट एक जो बड़ी चीज है नजर आ रही वो ये है कि जब यूएस डॉलर का कोलैप्स या यूएस डॉलर के अंदर बड़ी करेक्शन जब होगी, वो उस वक्त होगी जब जो सिनेरियो एक मार्केट में डिस्कस हो रहा है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को, निस्बतन कंट्रोल भी हो जाएगी। लेट्स सपोज ऑयल आपका फिलहाल इस साल एटलीस्ट एक हाई करके फिर नीचे आना शुरू हो जाए, या बाकी कमोडिटीज भी आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद मगर मार्केट अगर इनकी बहुत ज्यादा गिर जाए और ये लोग पैनिक कर जाए फेडरल रिजर्व वाले, तो ये फिर एक बहुत बड़ा स्टिमुलस देंगे। उस स्टिमुलस से जो इन्फ्लेशन आएगी वो कंट्रोल नहीं होगी, और वो सिनेरियो में जो है डॉलर जो है वो बिटवीन 10 to 20% डिक्लाइन कर सकता है। अच्छा, इन्फ्लेशन, भाई साहब इन्फ्लेशन की बात की तो यूरोप में जैसा कि अभी बात की कि 5% के जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स आए। जियोपॉलिटिकल सूरत हाल अगर हम देखें तो रिसेंटली जो है एक अटैक भी हुआ यूएई में, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन में इशू चल रहा है, तो ऑलरेडी हमने गैस की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखी यूरोप में। तो क्या इन्फ्लेशन का क्या आउटलुक है यूरोप के ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर यही सूरत हाल रही जो इस वक्त इश्यूज हैं कई ममालिक के आपस में, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो पड़ सकता है महंगाई के ऊपर, खासतौर पे यूरोप में गैस की प्राइसेस की अगर मैं बात करूं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी $4.35 पे है। बिल्कुल 200% से ऊपर बढ़ चुकी हैं पिछले साल से, लेकिन वो एक लो बेस इफेक्ट भी है। काफी नीचे आई हुई थी, अगर आप देखें 2011-15 में हाई थी, फिर वहां से 5 साल में बहुत नीचे आई और अब वापस बढ़ गई है। तो डेफिनेटली यूरोप की काफी ज्यादा डिपेंडेंस है रशियन गैस के ऊपर, और उनकी इंडस्ट्री की भी, चाहे वो यूके हो जाए चाहे जर्मनी हो जाए, वो तो काफी ज्यादा है। तो ये एक डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और सिनेरियो यही है कि उनको ये डर लगता है अगर कहीं यूक्रेन ने हमला करा और नेटो ने रिस्पॉन्ड किया तो रशिया गैस रोक देगा। तो उसकी वजह से अभी ऑयल लिया जा रहा है, उसकी वजह से गैस जो है वो परसीव्ड जो पॉलिटिकल प्रीमियम की वजह से जो है वो महंगी हो गई है। तो बिल्कुल ये है, लेकिन अब एक और चीज है कि विंटर्स थोड़े से कम हो रहे हैं, तो थोड़ी डिमांड गिरती है। तो वो अब बेसिकली अभी इन अदर वर्ड्स जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो है कि फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर तक पीक कर जाएंगी ये प्राइसेस और ये इश्यूज, और उसके बाद सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, विंटर खत्म हो जाएगा। ये जो एक सूरत हाल बनी हुई है कि अभी रशिया ने कुछ कर देना है, और उन्होंने अमैस कर ली अपनी ट्रूप्स, लेकिन वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है वो हो भी नहीं। अभी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कहने का मकसद, क्योंकि किसी की भी हालत ऐसी नहीं है कि कोविड क्योंकि अभी खत्म हो रहा है और अभी फौरन एक और नई ग्लोबल वॉर या ग्लोबल सिचुएशन की तरफ चले जाए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वॉर्स बताई तो नहीं जाती पहले से, तो ये है। अच्छा, इस गैस के हवाले से बात की, ऑयल की प्राइसेस की भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस वक्त ब्रेंट जो है $89 पर बैरल का हाई मारने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन स्टिल अभी भी अपने इस हाई लेवल्स के करीब ही है। तो ऑयल को कहाँ देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो $100 और $150 पर बैरल जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए मेरा व्यू तो ये है कि इस साल बॉटम करेगा 50 पे, और अगले साल ये उससे $200 तक भी जा सकता है, जो कि व्यू बायर भी है। उसकी वजह ये है कि अभी अच्छा, यहाँ से आपको ऑयल पहले $50 पर बैरल पे आता हुआ नजर आता है यहाँ से? जी, मुझे इस साल के एंड तक या सेकेंड हाफ के अंदर $50 टच करता नजर आता है। उसकी वजह बहुत क्लियर है कि बढ़ने की अभी वजह और जो फिर घटने की वो ये है। बढ़ने की वजह तो सबको पता ही है कि टाइट ऑयल मार्केट सप्लाई है। ओपेक ने पहले प्रोड्यूस करते थे, जो बेसिकली दुनिया में दो बड़े प्रोड्यूसर थे, एक अमेरिका जो 14 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता था प्री कोविड, अब वो 12.5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है, तो 1.5 मिलियन की वहां एक शॉर्टेज है। प्लस ओपेक जो था 32 मिलियन के करीब जो था बैरल प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन आफ्टर कोविड उन्होंने 28 मिलियन करा, फिर 30 मिलियन करा की तरफ जा रहे हैं। मतलब तो वो उन्होंने क्योंकि कोविड का कुछ पता नहीं है कि बाबा आउटब्रेक हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हम मार्केट को 400,000 बैरल्स पर मंथ बढ़ाएंगे। और उनकी जो रशियन ऑयल प्रोड्यूसर्स थे या इनकी बात ये थी कि हम चाहते हैं उसको 65 से 75 की रेंज के अंदर, ठीक है। तो लेकिन हुआ ये है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब यूएस के अंदर एक अजीब बात ये हो रही है कि यूएस के अंदर पिछले 2 हफ्ते से जो ऑयल स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल के स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स नवंबर दिसंबर में जो हॉलिडे सीजन में ड्राइविंग होती है यूएस में वो कम हुई है,
और उसकी वजह से स्टॉक जो है वो बढ़ गए पेट्रोल के, लेकिन अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे ऑयल के अंदर। तो इसका तो रिफाइनरी जो है जितनी भी चल पा रही हैं तो वो रिफाइन कर रही हैं, क्योंकि वहां वेदर की डिस्ट्रप्शन फेब में हो सकती है, तो इस वजह से वो करते भी हैं। लेकिन ये कि ये मोमेंटरीली है। ऊपर से फिर चाइना ने सबसे बड़ी बात है स्टिमुलस अनाउंस किया है आज से 3 दिन पहले। तो चाइना वाहिद मुल्क था जिसने अभी मनी सप्लाई उस तरह नहीं बढ़ाई जिस तरह यूएस ने या यूरोप ने बढ़ाई है या इवन ऑस्ट्रेलिया ने। तो मैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मुझे आइडिया है, लेकिन चाइना ने भी अपना स्टिमुलस दिया है जो कि कमोडिटीज के लिए अच्छा है। तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको कोल में भी मिल रही है कि कोल जंप कर गया 179 पे, ऑयल में भी मिल रही है और बाकी कमोडिटीज में भी मिल रही है। ठीक है, लेकिन ठीक अभी है, वो न्यूलन एयर में ठीक है भाई साहब हो जाएगा जी। ठीक है, अब सही, आपने बड़ा बेहतर तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन किया कमोडिटी प्राइसेस की। अगर हम बात करें फाइनली पाकिस्तान मार्केट के ऊपर अगर हम बात करें तो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स रहे 2021 में कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर हम बात करें जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बड़ी शानदार है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की मार्केट जो है स्टिल अभी भी तकरीबन जो है 5 के पी के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है, इन्फ्लोज भी नहीं आ रहे? रीजंस क्या है आपकी नजर में कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट स्टिल अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है? देखिए जी, दिसंबर तक तो हम इमर्जिंग मार्केट से निकल गए थे। आपको एक्सपेक्टेड थी जो इमर्जिंग मार्केट के फंड्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो निकलेंगे, और हमारी अभी वेटेज फ्रंटियर मार्केट में इतनी बड़ी नहीं है, 2 से 8% जानी है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो उस वजह से आउटफ्लो तो फॉरेनर्स के थे। जहां तक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात रहेगी तो पाकिस्तान का मेन इशू वही है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, रिजर्व डिप्लीशन है। हमारे पास एक्सपोर्ट ग्रोथ या एक्सपोर्ट ग्रोथ इंडस्ट्रीज नहीं है कि हम एक्सपोर्ट रेट ग्रोथ करें। हमारी सारी फोकस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे एट बेस्ट है या फिर डिमांड को कम करने पे है। लेकिन ये तो वही बात होगी कि घर के अंदर अगर कोई बंदा ज्यादा खर्च करता है तो उससे को कम खर्च करे बजाय ज्यादा कमाने के, डॉलर की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ, मगर वो एक फेजेस में आएगी, ये नहीं है कि एक ही दिन वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। वो 5 to 7 years लगते हैं। हमारी एक्सपोर्ट वॉल्यूमेट्रिकली बढ़ गई है, डॉलर टर्म्स में अभी भी नहीं बढ़ी, जारी बात है हमारी डेप्रिसिएशन की है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं आप गोइंग फॉरवर्ड? आपको लगता है कि सूरत हाल बेहतर रहेगी मैक्रो फ्रंट पे? हो सकता है पाकिस्तान को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले जहां कमोडिटी प्राइसेस फेडरल रिजर्व और इनके एक्शंस की वजह से या पूरी दुनिया के एक्शंस की वजह से, क्योंकि ऑयल की या इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबल फिनोमिना है और हर गवर्नमेंट टांगे अपने अपने लेवल पे, चाहे वो श्रीलंका में बैंक्रप्सी हो, तंग हो, फूड इन्फ्लेशन हो, या पाकिस्तान में हो या यूएस में हो, हर मुल्क के अपने अपने डायनामिक्स हैं। जो वीक है वो और तकलीफ में है। तो मगर डेफिनेटली कहने का मकसद है कि ग्लोबल फिनोमिना है जिसको कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो प्रॉब्ली ये कंट्रोल में मोमेंटरीली या टेम्पररी बेसिस पे आ सकता है, यही उम्मीद है। तो वो जब आएगा तो पाकिस्तान के पास एक विंडो या ब्रीदिंग स्पेस होगी जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो। और ठीक है, दूसरा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन केस फेडरल रिजर्व्स के एक्शन की वजह से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आती हैं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। फाइनल रिमार्क्स, 2022 में बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स को कहां तक जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए, बहुत सिंपल व्यू है मेरा कि एटलीस्ट 48,000 तो अभी हो जाएगा या 50,000 भी हो जाएगा। लेकिन मेरा बहुत सिंपल व्यू है, जब भी 50,000 क्रॉस करेगा तो वो ना 53 पे रुकेगा ना कहीं पे रुकेगा, सीधा जाके मुझे लगता है कि इंडेक्स 57 पे रुकेगा अगर 50,000 क्रॉस करता है। तो मेरा यही व्यू है कि बेसिकली मुझे तो क्या कहते हैं अच्छी ग्रो अच्छी क्या कहते हैं अपसाइड नजर आ रही है पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया राय साहब अपना कीमती टाइम देने के लिए। जी नाजरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे मिस्टर राय उमर और उन्होंने अपना व्यू जो है शेयर किया यूएस मार्केट के हवाले से कि किस तरीके से जो है जो इन्वेस्टर्स है वो बेसिकली अब ग्रोथ से वैल्यू स्टॉक्स में जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं और यही कुछ रीजंस है बज़ाहिर जिसकी वजह से जो नेस्डेक की ख़ास तौर पे जो हमने बात की उसमें डबल डिजिट जो है वो डिक्लाइन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। साथ साथ पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए, 57,000 इंडेक्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022 तक के लिए। देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो जितने टारगेट्स आए हैं पाकिस्तान की मार्केट को लेके वो टारगेट्स जो है वो मीट नहीं हो सके। देखते हैं कि ये साल पिछले सालों के मुकाबले में किस कदर मुख्तलिफ होता है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने वफाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।